तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का 2022-23 में, उसका जो इंग्लिश स्कोर है। आज हम लोग इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर का सेट 1 करेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर का सेट 1 यानी कि हम लोग आज एमसीक्यू टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। देखो, इंग्लिश है, इंग्लिश स्कोर है, इंग्लिश इलेक्टिव नहीं है, पहले जान लो इंग्लिश इलेक्टिव नहीं है। ये बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट है जी? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्कोर को। इस चीज को अच्छा से समझ के रख लो। क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश कोर। ठीक है, अब इंग्लिश में कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो मेरा एक बात याद रखिए कि ये जो इंग्लिश जो आप लोगों का जो इंग्लिश जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, इस इंग्लिश में आप लोगों का 2 बुक है पढ़ने के लिए। एक बुक है आप लोगों को फ्लेमिंगो, ठीक है, और एक बुक है आपका स्नैपशॉट। फ्लेमिंगो और एक है आपका विस्तास। 2 बुक है। तो इन दोनों ही बुक में, फ्लेमिंगो और विस्तास, इन दोनों ही बुक में जो भी आपका ऑथर और जो भी पोएट है उनका नाम याद रखिएगा। यानी सभी स्टोरी के राइटर का नाम, यानी सभी स्टोरी के ऑथर का नाम, और जो भी आपका पोएट है उनका नाम याद करके रखिएगा। दोनों ही बुक से, फ्लेमिंगो के बुक से भी और विस्तास के बुक से भी राइटर का नाम, ऑथर का नाम और पोएट का नाम याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पोएट और राइटर का नाम जरूर पूछता है। ठीक है, अब चलो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। एमसीक्यू के बाद हम लोग जो है इसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों को क्वेश्चन सिर्फ लिखवाएंगे ही नहीं बल्कि क्वेश्चंस को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप लोगों को एक ही बार में पूरा मॉडल पेपर का सेट क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन को आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही आप लोग कोई भी क्वेश्चन को भूलोगे। ठीक है, चलो आओ तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एक बात आप लोगों को और हम बता दे रहे हैं अभी कि ये जो आप लोगों को 40 एमसीक्यूज जो पूछेगा, इन 40 एमसीक्यू में 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों का, यानी शुरू का 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों का एडवांस राइटिंग स्किल यानी रिपोर्ट, आर्टिकल्स, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, नोटिस और लेटर के ऊपर से 7 से 8 क्वेश्चन पूछेगा। ये वैसे ही क्वेश्चन होगा जो क्लास 11th में पूछा गया था। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान शब्दों में इसको आप लोगों को अभी हम समझाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का है पहला क्वेश्चन। बोला इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन। अगर आप एक रिपोर्ट लिख रहे हो तो उस रिपोर्ट में आप जो भी नरेशन लिखते हो, यानी एक रिपोर्ट के अंदर आप जिन भी चीजों को लिखते हो वो किस तरीके का होना चाहिए। तो बच्चा याद रखना, एक रिपोर्ट के अंदर हम जिन भी चीजों को लिखते हैं वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इमीडिएट पास्ट फॉर्म, यानी अभी अभी जो चीज हुआ है, अभी अभी जो चीज पास्ट में हो चुका है उस पास्ट के चीजों के बारे में लिखा जाना चाहिए। इमीडिएट पास्ट फॉर्म, अभी अभी जो चीज हुआ है उसके बारे में लिखा जाना चाहिए। यानी एक रिपोर्ट के अंदर जो भी चीज लिखा जाता है वो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होता है। अभी कुछ दिन पहले जो चीज हुआ है उसी के बारे में ही रिपोर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर, आ गया। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 पे, यू आर सुधांशु और सुनिधि ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। यू have been asked to cover the incident of daylight robbery when the inmates were प्रेजेंट इन ए हाउस। यानी आपको यह बोल रहा है कि अगर आप लड़के हो तो आप खुद को सुधांशु कंसीडर करना और लड़की हैं तो खुद को सुनिधि। और आप क्या हैं? तो आप स्टाफ हैं, रिपोर्टर, आप रिपोर्टर हैं। कौन से न्यूज़पेपर का? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आप एक रिपोर्टर हैं। और आपको क्या बोला गया है? एक रिपोर्ट लिखने के लिए बोला है और वो रिपोर्ट का टॉपिक क्या होगा? डे नाइट रोबरी, यानी कि डे लाइट रोबरी, यानी दिन के उजाले पे चोरी, दिन दहाड़े चोरी हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखना है। तो आप उस रिपोर्ट का नाम क्या लिखोगे ये बोला गया है। तो बेसिकली देखो यहां पे बोला गया है इससे, यहां व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। अगर आप इस रिपोर्ट को लिखते हो तो इस रिपोर्ट का करेक्ट टाइटल क्या होना चाहिए? तो देखो इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो इसका राइट टाइटल होना चाहिए डे लाइट रोबरी, डे लाइट रोबरी, ए डे लाइट रोबरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डे लाइट रोबरी। यानी एक आप ऐसा रिपोर्ट लिख रहे हो जो रिपोर्ट में बेसिकली क्या हुआ है, दिन दहाड़े जो चोरी हो रहा है, दिन के उजाले में जो चोरी हो रहा है उसके बारे में आप बताओगे। ठीक है, आगे समझ में एकदम इजी है।
आगे आते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है लेटर टू एडिटर आर रिटेन अप। बोला गया है लेटर टू एडिटर जो होता है वो किसके लिए लिखा जाता है, तो याद रखना लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, एडिटर के लिए। और एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर होता है। एडिटर जो होता है वो न्यूज़पेपर में काम करता है, न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करता है। यानी आप लेटर टू एडिटर, एक लेटर एडिटर को लिख रहे हो तो एडिटर बेसिकली न्यूज़पेपर वाला में उस न्यूज को छापेगा। ठीक है, तो लेटर टू एडिटर बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, आपका न्यूज़पेपर से रिलेटेड होता है लेटर टू एडिटर। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। अगर आप लेटर टू एडिटर लिखे हैं, यानी आप अगर एडिटर को, न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को, जैसे कि प्रभात खबर का एडिटर हो गया, दैनिक जागरण का एडिटर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर हो गया, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का एडिटर हो गया, जब आप उस एडिटर को एक लेटर लिखते हो तो उस एडिटर का लेटर का सुटेबल सॉल्यूशन, यानी आप जिस पर्सन को लेटर लिख रहे हो उसका टाइटल, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो होना चाहिए सर या मैम। क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, सर या मैम। ठीक है, सर या मैम, ये उसका सुटेबल टाइटल है, ये उसका सुटेबल सॉल्यूशन है। ए नोटिस इज फॉर्मल मीन्स, एक नोटिस अगर आप लिखते हो तो उस नोटिस का सामान्य अर्थ क्या है। तो बच्चा देख लो, जब हम लोग कभी भी एक नोटिस लिखते हैं तो उस नोटिस का मेन पर्पस यही होता है कि इस नोटिस के बारे में लोगों को बताना। इस नोटिस के बारे में किसको बताना, इस नोटिस के बारे में लोगों को बताना, यानी नोटिस के बारे में लोगों से कम्युनिकेशन करना। नोटिस के बारे में लोगों से क्या करना, कम्युनिकेशन करना। तो एक नोटिस जो होता है वो बेसिकली कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि एक नोटिस का नॉर्मल मीन्स है, यानी फॉर्मल मीन्स है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 पे इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। अगर आप एक आर्टिकल लिखते हो तो उस आर्टिकल का जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन मतलब होता है निष्कर्ष, यानी लास्ट में जब आप उस आर्टिकल के बारे में बताओगे तो शुड नॉट इंक्लूड, तब उस आर्टिकल में क्या चीज इंक्लूड नहीं रहना चाहिए। तो याद रखना, जब आप एक आर्टिकल लिखे हो किसी चीज के ऊपर तो उस आर्टिकल में आप ऑर्डर को नहीं बता सकते हो, ऑर्डर को लिख नहीं सकते हो। अपील लिख सकते हो, मेजर्स कर सकते हो, लोगों को सजेशन दे सकते हो, लेकिन कभी भी आप ऑर्डर लिख नहीं सकते हो। तो 6 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच वन इज कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अगर आप एक आर्टिकल राइटिंग लिख रहे हो तो उस आर्टिकल राइटिंग का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, तो एक आर्टिकल का मेन कंपोनेंट होता है आपका हेडिंग या टाइटल, हेडिंग या टाइटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेडिंग या टाइटल, क्योंकि एक आर्टिकल का मेन फोकस, मेन जो कंपोनेंट होता है, मेन जो टॉपिक होता है वो उसका हेडिंग या टाइटल होता है। ठीक है, आगे समझ में। यानी ये 7 क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन जो है ये आपका एडवांस राइटिंग स्किल्स के ऊपर रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि बुक में 2 बुक बेसिकली होगा आप लोगों का, फ्लेमिंगो और विस्तास। तो उन दोनों ही में से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑथर, राइटर या तो पोएट का नाम आप जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बुक का क्वेश्चन में। अब बेसिकली बोला गया है, और जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो हम आप लोगों को जितना पॉसिबल होगा उतना ऑथर और राइटर का नाम भी बताते चलेंगे, जिससे आप लोगों को यह चीज याद रहे। और क्वेश्चन को यह भी समझाएंगे कि ये कौन से स्टोरी से रिलेटेड है और उसका मेन जो है समरी क्या है। पहला क्वेश्चन बोला 8 नंबर में, Which country was defeated in the Franco-Prussian War? Franco-Prussian War जो है, फ्रेंको पर्सियंस वार जो हुआ था उसमें कौन डिफीट हुआ था। डिफीट मतलब होता है हारना, यानी बेसिकली फ्रेंको पर्सिया वार जो हुआ था उसमें कौन हारा था। तो बेसिकली आपको याद है हम एक चैप्टर पढ़ाए थे द लास्ट लेसन, फ्लेमिंगो का सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ऊपर में ही लिख दिया गया है, पहला ही सेंटेंस में लिख दिया गया है कि ये जो फ्रेंको पर्सिया जो वार है वो 2 देशों के बीच वार है, और इस वार में जो है वो कौन हार गया था। डिफीट मतलब होता है हारना।
ना। कौन हारा था? तो इस वॉर में हार गया था आपका फ्रांस, और जीता कौन था? जर्मनी इस वॉर में जीता था। ठीक है, फ्रांस हार गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बोल रहा है कि फ्रेंको पर्सिया का जो वॉर हुआ था उस वॉर में कौन डिफीट हुआ था, यानी कौन हारा था? तो फ्रांस हारा था। ठीक है, इसलिए ना फ्रांस हार गया था तो जर्मनी लैंग्वेज के पढ़ाई का ऑर्डर आगे से आया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9, द रेक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड। ठीक है, ये स्टोरी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, द स्टोलन चाइल्डहुड, द स्टोलन चाइल्डहुड, जिसके ऑथर जो है हम लोगों के ये एनिस जंग ऑथर हैं। उन्होंने बताया है कि ये जो रेक पिकर चाइल्ड है, रेक पिकर चाइल्ड का मतलब होता है कूड़े कचड़े चुनने वाले जो लोग। रेक पिकर चाइल्ड मतलब याद है? साहेब ए आलम। रेक पिकर चाइल्ड मतलब कौन जी? साहेब ए आलम। जो रेक पिकर चाइल्ड है साहेब आलम, और एक लड़का और जिसका नाम है मुकेश। ठीक है, तो ये जो रेक पिकर जो चाइल्ड होता है, रेक पिकर जो लोग होते हैं, उन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, बस उन लोगों के पास क्या होता है? राशन कार्ड होता है। ठीक है, तो 9 का आंसर होगा आपका सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे बोला गया है हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। ठीक है, ये स्टोरी है आपका द डीप वाटर का स्टोरी है ये फ्लेमिंगो का, और इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो हम लोगों के हैं विलियम डगलस, वही ऑथर हैं। और इस स्टोरी में जो ऑथर जो हैं वो कैलिफोर्निया बीच तब गए थे जब वो 3 से 4 साल के उम्र के थे, 3 और 4 ईयर। जब वो 3 साल से 4 साल के उम्र के थे तभी वो जो है वो कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, और वहीं पे उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जिसके वजह से वो पानी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। ठीक है, आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया था डगलस हैड एन एवर्सन्स टुवर्ड। एवर्सन्स मतलब होता है घृणा करना या डरना। ठीक है, घृणा करना, डरना। तो अभी बताए थे, अभी तुरंत बताएं कि जो डगलस है, डगलस मतलब विलियम डगलस, वो किनसे घृणा करते थे या किससे डरते थे? तो वाटर, वो पानी से बहुत ही ज्यादा डरते थे, उनको वाटर फोबिया था। इसी के लिए वो तैरना सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए ही जो है एक इंस्ट्रक्टर को लगाए रहते हैं जो उनको स्विमिंग करना सिखाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, इन पेडलर्स व्यूज, यानी पेडलर्स के नजरिए से व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। ये जो पेडलर टॉपिक है, ये पेडलर टॉपिक आपको मिलेगा द रेड ट्रैप। स्टोरी है द रेड ट्रैप, और इस स्टोरी के जो आपके ऑथर हैं वो है सेल्मा लेगरलोफ। तो इस पेडलर के रिगार्डिंग, ये पेडलर का मानना था कि ये जो पूरा दुनिया है वो पूरा दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी। जिस तरह से एक चूहेदानी के अंदर, एक रेड ट्रैप के अंदर जब कोई बिस्कुट या कोई केक का टुकड़ा या कोई ब्रेड का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा रख दिया जाता है तो चूहा लालच में करके उसके अंदर फंस जाता है, उसी तरह से ये जो पूरा जो वर्ल्ड है वो भी एक तरीके का रेड ट्रैप है और हम लोग इसमें जो है वो फंसे हुए हैं। ठीक है, तो पेडलर के व्यू से ये पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक रेड ट्रैप है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। ठीक है, लखनऊ का जब भी जिक्र आएगा तो समझ जाना ये टॉपिक है आपका इंडिगो का। किसका टॉपिक है? इंडिगो का ये टॉपिक है। और ये जो इंडिगो जो टॉपिक है इसका जो ऑथर है वो है हम लोगों के लुइस फिक्सर। और इस इंडिगो के स्टोरी में जो है एक पर्सन रहते हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला, और वो कहां के रहने वाले हैं? तो बेसिकली वो चंपारण, बिहार चंपारण के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? वो चंपारण के रहने वाले हैं। और ये स्टोरी उस समय का है जब भारत जो है वो अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था। उस समय चंपारण में जो किसान थे उन लोगों को जबरदस्ती अंग्रेज जो है वो इंडिगो का खेती, यानी कि नील का खेती, इंडिगो का मतलब होता है नील का खेती करवाते थे और बहुत ज्यादा उन लोगों से लगान वसूल करते थे, बहुत ज्यादा उन लोगों का शोषण किया जाता था। तो इसके लिए ही जो है वो राजकुमार शुक्ला जो है पूरा चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो
राजकुमार शुक्ला को महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए भेजे रहते हैं कि तुम जाओ महात्मा गांधी जी को चंपारण लेकर के आओ और ये जो भी हम लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है उससे हम लोगों को आजाद कराओ। तो राजकुमार शुक्ला जो है वो चंपारण से निकल के लखनऊ जाते हैं महात्मा गांधी जी से मिलने और उसके बाद वो महात्मा गांधी जी को लेकर चंपारण आते हैं। चंपारण में जो है वो नॉन वायलेंस वॉर होता है, यानी महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी हैं वो अहिंसा के रिगार्डिंग कोर्ट में केस लड़ते हैं, उसके बाद जीतते हैं और चंपारण का यही टर्निंग पॉइंट महात्मा गांधी के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये जो जब ये लखनऊ में जब महात्मा गांधी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो वो कौन से साल जो है वो इंडियन नेशनल पार्टी लखनऊ में महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1916 को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया है पेनकेक वाज द ब्रेड नेम ऑफ द ब्रांड नेम ऑफ द पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, जो पेनकेक है वो पेनकेक कौन सा ब्रांड का नाम था? तो बेसिकली पेनकेक कुछ नहीं, बस एक मेकअप मटेरियल था। पेनकेक कुछ नहीं, पेनकेक एक क्या था? मेकअप मटेरियल था। ठीक है, 15 नंबर, हु वाज द बॉस ऑफ जिमिनी स्टूडियो? जिमिनी स्टूडियो जो था उस जिमिनी स्टूडियो का बॉस यानी कि ओनर कौन था? तो उनके ओनर थे मिस्टर वेजन, मिस्टर वेजन। ठीक है, 16 नंबर, हु रेफर्ड इंटरव्यूज एज ऑर्डियल? बेसिकली ये इंटरव्यू जो चैप्टर है उसका स्टोरी है। तो बोला गया है हु रेफर्ड इंटरव्यूज एज ऑर्डियल? ऑर्डियल इंटरव्यूज के लिए रेफर किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा H.G. वेल्स ने। H.G. वेल्स ने जो है इसके बारे में जो है वो रेफर किए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं। तो 16 का आंसर होगा आपका, 16 का आंसर होगा आपका ये डी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। चलो 17 में बोला गया है हु वेयर सोफिया एंड जेंसी? सोफिया और जेंसी क्या थी? तो सोफिया और जेंसी जो थी वो आप लोगों के सिस्टर्स भी थी दोनों और साथ ही साथ दोनों क्लासमेट, सॉरी सिस्टर नहीं, सोफिया और जेंसी फ्रेंड भी थी दोनों और दोनों जो है क्लासमेट भी थी, फ्रेंड भी थी और क्लासमेट भी थी, एक ही क्लास में पढ़ती भी थी और दोस्त भी है। ठीक है, तो सोफिया और जेंसी दोनों थी, तो इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी, बोथ। दोनों थी, दोस्त भी थी दोनों और साथ ही साथ क्लासमेट भी थी दोनों। 17 नंबर के लिए बोला गया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 20, यानी नीचे एक स्टोरी या तो फिर एक पोयम का पार्ट होगा जिसमें से आपको 18 से लेके 20 तक 3 क्वेश्चन पूछेगा। चलो देखते हैं, ये देखो एक टॉपिक दे दिया, क्या बोला यहां? फिशर्समैन इन द कोल्ड सी could not harm whales and the man gathering salt could like at his hurt hands। तो बेसिकली ये जो आप पैसेज जो देख रहे हैं, बेसिकली ये पैसेज जो है एक पोयम से लिया गया है, एक पोयम से लिया गया है और इस पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट। एक पोयम से लिया गया है जिस पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट और इस कीपिंग क्वाइट इनके जो ऑथर हैं उनका नाम है पब्लो नेरूदा। पब्लो नेरूदा, पब्लो नेरूदा। तो याद रखना ये जो स्टोरी है कि जो फिशर्समैन हैं या जो हार्म कर रहे हैं व्हेल को, वो हार्म ना करे और समुद्र में जो लोग समुद्र से नमक निकाल रहे हैं एक बार वो अपने हाथों को भी देख ले कि किस तरीके से उनका हाथ जो है दर्द हो रहा है या उनके हाथ में छाले पड़ चुके हैं या उनका हाथ कितना बुरी तरीके से दर्द में है। अब इसी से रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो बेसिकली देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट या पोयम? इस पोयम के ऑथर का नाम क्या है? तो बेसिकली इस पोयम का ऑथर का नाम है पब्लो नेरूदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पब्लो नेरूदा। ठीक है, हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी से क्या क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है What does the poet expect the fishermen to do? यानी कि जो पोएट है वो क्या चाहते हैं फिशरमैन से। तो अभी जो ऊपर में एक पोयम पढ़े छोटा सा, उसमें जो ऑथर हैं वो फिशरमैन से यही चाहते हैं कि वो लोग जो है समुद्र में जो व्हेल मछली होता है उन लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। टू नॉट हार्म द व्हेल्स, यानी उन मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज, वो लोग जो समुद्र से नमक निकाल रहे हैं उन लोगों को एक बार क्या देख लेना चाहिए, हर्ट्स हैंड, अपने जो हाथ हैं उन हाथों को देख लेना चाहिए कि किस तरीके से उन लोगों का हाथ जो है इस काम को करने की वजह से तकलीफ में है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 पे बोला गया है टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हिज मदर। कमला दास एक पोएट हैं जिन्होंने एक पोयम लिखा है जिनका नाम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66, माई मदर एट 66। बेसिकली इस पोयम में जो पोइट है कमला दास जी, वो बताती है कि उनकी माँ जिनका उम्र अब 66 साल की हो चुकी है, उनका किस तरीके से जो फेस है वो फेस एकदम डल हो चुका है, किस तरीके से उसका फेस में झुर्रियां पड़ चुकी है, किस तरीके से उनका बाल जो है वो सफेद हो चुका है, और उनकी माँ ऐसे दिखती है कि जैसे लेट विंटर मून है, यानी कि जैसे सर्दियों के दिनों में, अभी अभी जो विंटर डेज है सर्दियों के दिनों में एकदम भोर भोर अंधेरा रहता है, सूरज चांद जो है वो भोर भोर को ठीक से दिखता नहीं है, चारों ओर अंधेरा होता है, एकदम धुंधला धुंधला दिखता है। उसी तरीके से उसका माँ का भी जो फेस है वो भी एक तरीके से धुंधला टाइप का हो गया है। इसके बारे में जो है पोएट जो है इस पोयम में अपनी मदर के बारे में और भी काफी चीजों को डिस्क्राइब करती है। तो यहां वही बोल रहा है कि जो पोएट है कमला दास वो अपनी मां को किस चीज से कंपेयर की है, तो बेसिकली वो अपनी मां को कंपेयर की है लेट विंटर्स मून से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है 22 नंबर पे द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम डील्स विथ द थीम्स ऑफ, यानी थीम्स ऑफ, यानी ये बोल रहा है एक जो स्टोरी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये जो आपका पोयम है इस पोयम के जो ऑथर है इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, उनका ऑथर का नाम है स्टीफन स्प्लेंडर, और वहां वो बताते हैं कि किस तरीके से जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों के साथ किस तरीके से इनजस्टिस किया जाता है, सोशल इनजस्टिस, और किस तरीके से समाज में उन लोगों को इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। बोलने को तो हम लोग ये बोल देते हैं कि समाज में हम सभी एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं हमेशा उन लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, और जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा इनइक्वालिटी रखा जाता है, मतलब जो हाई क्लास लोग होते हैं उन लोगों के बराबर उन लोगों को कभी भी नहीं समझा जाता है। तो इसी चीज के बारे में इस पूरे जो पोयम में पोएट है हम लोगों के स्टीफन स्प्लेंडर, उन्होंने बताया है। ठीक है, तो इस पूरे जो पोयम है उस पोयम का बेसिकली थीम क्या है, तो वो थीम है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी के बारे में ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है व्हाट मेक्स द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक रिच। माइंड फॉरेस्ट ब्रेक रिच जो है वो बेसिकली किस चीज को मेक्स करता है, वो किस चीज को इंडिकेट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मस्क रोजेज, मस्क रोजेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पे बोला गया है व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। ये भी एक पोयम है रोड साइड स्टैंड, और ये जो रोड साइड स्टैंड जो पोयम है इनके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इस रोड साइड स्टैंड में जो पोयम है उस पोयम में रोड साइड में जो दुकानें होती हैं, हाईवे या रोड्स के बगल में जो दुकानें होती हैं, वहां किस चीज के लिए ऑफर करते हैं वो लोग, तो वो लोग ऑफर करते हैं आपका वहां वो लोग ऑफर करते हैं विल्ड बेरीज और साथ ही साथ गोल्डन स्क्विज, इन दोनों ही, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 25 नंबर पे व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर डूइंग। ये भी एक पोयम है फ्लेमिंगो का, आंट जेनिफर्स टाइगर। ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर है उनके जो वो पोएट है आंट जेनिफर्स टाइगर, उनका नाम है एड्रीन रिच। क्या नाम है? एड्रीन रिच। तो इस बोला गया है व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग। आंट जेनिफर्स की जो टाइगर हैं वो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, तो इस पोयम में बताया गया है कि उनके जो टाइगर्स हैं वो बेसिकली इधर उधर स्क्रीन के चारों ओर जो है इधर उधर जहां तहां वो लोग कूद रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन। एक स्क्रीन के चारों ओर जो है वो लोग जंपिंग कर रहे हैं। आगे 26 नंबर पे हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर। बोला गया है ये जो पेडलर है, पेडलर का मतलब वो चूहादानी बेचने वाला पर्सन, द रेट ट्रैप। तो पेडलर को शेल्टर मतलब होता है रहने के लिए जगह या रहने के लिए
घर, तो पेडलर को जो है रहने के लिए जगह या रहने के लिए घर कौन देता है? तो एन ओल्ड क्रॉफ्टर, एक ओल्ड क्रॉफ्टर उसको रहने के लिए जगह देता है और वो बाद में ही उसी का ही वो 13 क्रोनोस जो है वो चोरी करके बाद में भाग जाता है। ठीक है, आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बोला गया है हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कोवर। बोला गया है फर्स्ट डे कोवर जो है वो किसने भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा सेम ने जो है वो फर्स्ट डे कोवर भेजा था। आगे बोला गया है हु वाज चार्लीज वाइफ। चार्ली की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? 28 नंबर, तो चार्लीज की जो वाइफ था उनका नाम था लूसिया। क्या नाम था? लूसिया। आगे 29 हु वाज यामी जो था, येमी जो थे कौन थे? तो बेसिकली येमी जो थे वो आपका एक टीचर थे। येमी कौन थे? एक मिनट रुको, गलत। येमी जो थे वो एक्चुअल में टीचर नहीं थे। येमी जो थे वो एक्चुअल में एक सर्वेंट थी। ठीक है, येमी कौन थी? एक सर्वेंट थी। आप लोग अगर पढ़े होंगे एग्जैक्ट, मैं इस स्टोरी का नाम भूल रहा हूं, द एनिमी जो स्टोरी है वहां का ये टॉपिक है। ठीक है, वहां जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो मिसेस होती है, उनके घर में जो सर्वेंट काम करती है उनका नाम होता है येमी। ठीक है, आगे 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 30 नंबर पे हु आर डिस्क्राइब एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी ऑफ टाइगर किंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइगर किंग में जो एनिमी है वो एनिमी कौन कौन है? तो टाइगर किंग में दो एनिमीज के बारे में बताया गया है, बुल एंड टाइगर। ठीक है, जिस तरह से बोलता है कि बुल और टाइगर जो है हमेशा एक दूसरे के एनिमी होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 31 बोला गया है हु वाज डॉक्टर सडाव। डॉक्टर सडाव कौन थे? तो डॉक्टर सडाव जो थे वो बेसिकली जापान के जो थे वो एक डॉक्टर थे। डॉक्टर सडाव जो थे वो क्या थे? एक जापानीज डॉक्टर थे। एक क्या थे? जापानीज डॉक्टर थे। और डॉक्टर सडाव का ये जो टॉपिक है वो आएगा आपका द एनिमी टॉपिक से, जिसमें डॉक्टर सडाव जो है जापानीज डॉक्टर होते हैं जो सी कोस्टा में रहते हैं। एक बार एक प्रिसियन जो है, एक अमेरिकन सोल्जर जो है वो आधमरा हालत में उनको समुद्र के किनारे मिलते हैं और वो जापानीज होते हुए जापानीज और अमेरिकियों का दुश्मनी होता है, यानी एक दूसरे को वो लोग पसंद नहीं करते हैं, वॉर या लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। फिर भी जो डॉक्टर सडाव होते हैं उनका इलाज करते हैं और उसको वापस अपने देश भेज देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर सडाव कौन थे? तो डॉक्टर सडाव एक जापानीज डॉक्टर थे। ठीक है, आगे 32 नंबर बोला गया है 32 नंबर पे the name of the program that take high school student to end of the earth is। ठीक है, ये बेसिकली एक स्टोरी है जिसका नाम है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और इस स्टोरी में जो आपका अंटार्कटिका में स्टूडेंट्स लोगों को जो ले करके जाते थे उनका नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। क्या नाम था उनका? उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टूडेंट एंड आइस। इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को जो है वो अंटार्कटिका ले जाया जाता है, जिसमें उन लोगों को अंटार्कटिका के बारे में बताया जाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोला गया है हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर अक्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। यानी ऑथर जो है जब वो अंटार्कटिका की जर्नी पे जाती हैं तो उन्होंने टोटल कितने टाइम जोन को क्रॉस किया हुआ होता है? तो उन्होंने टोटल टाइम जोन क्रॉस किए होते हैं 5 टाइम जोन्स। कितने टाइम जोन्स जी? 5 टाइम जोन्स को उन्होंने जो है वो क्रॉस किया हुआ होता है। ठीक है, आगे बोला गया है लेट्स टाइगर बी वेयर। टाइगर सावधान हो जाओ। हु सेड डाइट। तो ये कहा था आपका द प्रिंस जंग बहादुर ने। किसने कहा था? द प्रिंस जंग बहादुर ने। ठीक है, ये कौन सा स्टोरी का बेसिकली है? ये है द टाइगर किंग। किसका है जी? द टाइगर किंग। जो स्टोरी है आपका विस्तास का, उस स्टोरी के बारे में ये बताया गया है कि जब राजा को ये बोला जाता है कि आपको शेर से खतरा है, 100वां जो शेर होगा वो आपको मार देगा, 100वां टाइगर आपको मार देगा, तो राजा उस समय बोलता है कि लेट्स टाइगर बी वेयर, यानी जो शेर हैं वो अब सावधान हो जाओ, क्योंकि हम एक एक करके 100 टाइगर्स को मार देंगे और ये जो बात है भविष्यवाणी है उसको झूठा साबित कर देंगे, लेकिन जो 100 टाइगर था वही उसका मौत का कारण बनता है।
बोला गया है हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, यानी जब टाइगर किंग में बताया गया है कि जो महाराजा जंग बहादुर जो होते हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर को मनाने के लिए उनकी वाइफ को कितने गोल्ड मतलब कितने जो गोल्ड रिंग्स है वो रिंग्स डायमंड रिंग्स जो है वो भेजे होते हैं। तो बेसिकली डायमंड रिंग उनको भेजे हुए होते हैं आपका 50 डायमंड रिंग्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोला गया है इच स्टोरी टोल्ड बाय जेक हैड ए स्मॉल क्रिएचर नेम्ड। इस स्टोरी पे जो जेक है वो जितने भी स्टोरी सुनाता है उस स्टोरी में जो वो हमेशा एक जानवर को, एक जंतु को, छोटा जंतु का नाम हमेशा क्या रख देता है, तो छोटा जंतु का नाम हमेशा रख देता है रोजर। क्या रख देता है, रोजर। अपने से वो एक स्टोरी सुना देता है और उसका नाम रख दिया करता था वो रोजर। ठीक है, 36 का आंसर होगा ए। 37 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है व्हाट डू मिस्टर लेम्ब मेक टू क्रेब एप्पल्स। जो एप्पल्स होता था उन एप्पल्स से वो क्या बनाया करता था, क्रेब एप्पल्स से, तो उनसे वो जेली बनाया करता था। क्या बनाया करता था वो, उनसे जेली बनाया करता था। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 38 पे हाउ मेनी टाइम्स हैड इवांस स्किप्ड फ्रॉम द प्रिसियन मतलब होता है जेल। इवांस जो है वो कितने टाइम जो है वो जेल से भाग चुका था, तो इवांस जो है वो जेल से 3 बार भाग चुका था। 3 बार वो जेल से भाग चुका होता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन पे हु वाज एनन। एनन जो है वो कौन था, तो बेसिकली इस स्टोरी जब आप पढ़ोगे तो आपको बताएंगे कि ये जो एनन जो था वो बेसिकली एक बामा जो है उनका एल्डर ब्रदर, बामा का जो है वो बड़ा भाई था। आगे वेयर डिड जिद कालासा हाइड हरसेल्फ। जिद कालासा जो है उसने खुद को कहां छुपा के रख दिया, तो उसने खुद को जो है जो बेड है वो उस बेड के अंदर, जब उसको पता चलता है कि अब उसको अभी बाल को काटा जाएगा या उसको टकली किया जा सकता है, तो इस कंडीशन पे वो जो है खुद को बेड के अंदर में छुपा लेती है। ठीक है, किसके अंदर में, बेड के अंदर में, अंडर द बेड। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा इसका। आई होप सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत, डाउट, परेशानी है कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। इसके तुरंत बाद ही बाकी सब्जेक्ट्स का वीडियोस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा।